हेलो एवरीवन। वीकली रिवीजन आंसर राइटिंग क्लास, ठीक है। और ये जो है वीकली रिवीजन आंसर राइटिंग अपन किसका कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी और ये लेटर वैदिक पीरियड वगैरह इन सब का कर रहे हैं। ज्योग्राफी नहीं, लेटर वैदिक पीरियड और उसका जो पार्ट था, ठीक है, उसका रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन किस वे के अंदर कर रहे हैं, तो अपन आंसर राइटिंग फॉर्मेट में कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी जो है ग्रुप के अंदर डाल चुका हूँ। और जो ये क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर मैंने आपको कहा था कि भाई ये एक बार आप ट्राई करना और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है इसके जो भी है पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह क्लिक करके और फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड करना। तो यहाँ से देखो, वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह डाल देता हूँ, ठीक है, और वो आप यहाँ से इसको अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अगर आपको कोई डिस्कशन वगैरह करना है, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, कुछ भी आपका डाउट वगैरह है, कमेंट वगैरह, फीडबैक है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ग्रुप है। उसके अलावा यहाँ पे जो है नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। ग्रुप को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि ऐसे ये रेगुलर नोट्स वगैरह मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं। तो अब ये यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस डाले थे। अब इस वीडियो के अंदर एक तो इन दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, दूसरी बात ये समझेंगे कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग का फॉर्मेट वगैरह क्या कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक्स अबाउट आंसर राइटिंग ऐसे करके कुछ। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, बेसिक्स की अगर बात करें, देखो सबसे पहली बात तो ये आती है कि आंसर राइटिंग के अंदर पहले तो आपका बेस बना हुआ होना चाहिए या फिर कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। बेसिक्स आपके जो है क्लियर होने चाहिए। किसके? स्टडीज़ के, समझ में आया, सब्जेक्ट के, ठीक है, किसी भी टॉपिक के। अब जिस भी टॉपिक पे, लेट्स से कि भाई अभी लेटर वैदिक पीरियड के इसमें क्वेश्चन डाल रखे हैं मैंने, तो लेटर वैदिक पीरियड पहले पढ़ा होगा तभी तो उसके ऊपर कुछ लिखोगे ना, ठीक है। तो सबसे पहली तो चीज़ है कि भाई बेस क्लियर होना चाहिए। कम से कम कुछ बेस आपके पास, कुछ फाउंडेशन होनी चाहिए। भली एक जो है हल्की फुल्की फाउंडेशन ही क्यों ना हो, भली ऐसा हो सकता है कि आपने एक बार फर्स्ट रीडिंग ही क्यों ना मारी हो, तो फर्स्ट रीडिंग के बाद भी आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। कोई हीरो, उसकी कोई ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है और ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी तक जो है उसके अंदर एक्सपर्ट ही हो आप, समझ में आ, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग के बाद शुरू कर सकते हो, लेकिन बिना एक भी रीडिंग के शुरू करना डिज़ास्टर्स है, या डिज़ास्टर से ज़्यादा यूज़लेस है, कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। फिर उसके अंदर आप क्या लिखोगे? लेटर वैदिक पीरियड आपको कुछ पता ही नहीं है। जैसे मान लो कि मुझे नहीं पता लेटर वैदिक पीरियड क्या होता है, मैं क्या लिखूँगा? लेटर इज़ समथिंग विच कम्स लेट, वैदिक, वे आर लिटरेचर इज़ वैदिक, we like Vedic, I like Vedic, Vedic is my favorite color, Vedic is my best friend, I was born up with Vedic। ऐसी बातें लिखोगे आप, है ना, ठीक है। पीरियड, my classes are divided into multiple periods, every period is boring ठीक है। तो ऐसी बातें लिखोगे आप। तो इसलिए पहली बात तो बेस बना हुआ होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है। तो उसकी आंसर राइटिंग करेंगे जिसका बेस वगैरह बना हुआ है। सेकंड, आंसर राइटिंग कब करनी है? तो देखो भाई, डेली के आप कम से कम ये एम लेके चलो कि अगर मेंस वगैरह टाइम पे क्लियर करना है तो डेली के अगर 3 से 4 आंसर राइटिंग आंसर्स वगैरह लिखोगे तो बेस्ट है, ठीक है। जिसके अंदर 2 अपने नॉर्मल आ गए जीएस के और 2 जो है ऑप्शनल के आ गए। अगर डेली के इतने लिख लो तो बहुत है। इतने नहीं लिख सकते हो तो 2+1 लिखो, जीएस और ऑप्शनल। इतने भी नहीं लिख सकते हो तो कम से कम 2 जीएस के लिखो ही लिखो, इससे कम तो भाई इडियोटिक बात है। अनटिल एंड अनलेस जैसे प्रीलिम्स है, अब जिस किसी का भी प्रीलिम्स 2023 के अंदर है, ठीक है, और अभी क्या चल रहा है, अभी अप्रैल आधा हो गया है, तो अब तो आंसर राइटिंग वगैरह कोई मतलब नहीं है। वो आंसर राइटिंग आपको जितनी भी करनी थी जनवरी तक कर ली, जनवरी के बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसके अंदर आंसर राइटिंग कुछ भी अब बचती नहीं है, ठीक है। तो वो ख़त्म हो चुकी है चीज़। अब इसके बाद फिर प्रीलिम्स के बाद करना, ठीक है। तो खैर, जिसका प्रीलिम्स बाद में है, डेली के 2 से लेकर के 4 आंसर मिनिमम तक लिखो। ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिख लो, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है उसका भी। बाकी 4 भी मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये हो गई। थर्ड टॉपिक क्या आता है? थर्ड चीज़ आती है कि भाई जो आंसर वगैरह लिख रहे हो तो वो आंसर आपके टॉपिक का होना चाहिए, ठीक है। और उसको चेक कब करना है? पहली बात तो आपके टॉपिक का होना चाहिए, है ना, ठीक है। मतलब अब जो है आपने पढ़ा, मान लो एंशंट ही पढ़ रहे हो, ठीक है, एंशंट के अंदर अभी आपने पढ़ा लेटर वैदिक, आप आंसर लिख रहे हो बुद्धिज़्म के ऊपर, तो नहीं बन पाएगा ना। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर लेटर वैदिक और बुद्धिज़्म दोनों को लिंक कर रखा है, आपने नहीं पढ़ा है, कैसे करोगे? समझ में आया? तो पहले आपका टॉपिक का होना चाहिए।
दूसरी बात ये है कि अच्छा चेक को होल्ड करते हैं अभी। दूसरी बात ये है कि अपना क्या कहते हैं जो कब आंसर राइटिंग करनी है, तो जैसे आज टॉपिक पढ़ा तो आज के आज उसको लिख लेना, वैसे काफ़ी सारे लोग करते हैं बट मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा। कम से कम जैसे अपन कब प्रैक्टिस करते हैं भाई, वीकली पे प्रैक्टिस करते हैं, एक वीक बाद प्रैक्टिस करते हैं, है ना, 7 डेज बाद प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे उसको कुछ टाइम बाद प्रैक्टिस करो, है ना, बिना पढ़े प्रैक्टिस करो। मतलब यहाँ पे पढ़ लिया आपने, ठीक है, इसका अगले दिन रिवीजन वगैरह, डेली रिवीजन वगैरह, अब जैसे अपन तो करते ही हैं, ठीक है, बट बाकी जैसा आपने जो अगर कुछ और वगैरह पढ़ा जो भी, ठीक है, तो उसका आपने डेली रिवीजन कर लिया और उसके 7 डेज बाद में फिर जो है उसका फिर आप यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह आंसर राइटिंग वगैरह करो। समझ में? जब आपने 7 डेज बाद ये चीज़ कर ली तो फिर अगला पॉइंट आता है चेक करने का। इसको चेक कब करना है? अगर आपका कोई और पर्सन है जो इसको चेक कर सकता है तो डैट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। उससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई भी अगर कोई ढंग का पर्सन है, अगर कोई लेमैन है तो वो भी चेक कर सकता है, कोई खास इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेमैन को भी तो समझ में आना चाहिए ना क्या लिखा हुआ है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स लिखे हुए हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो नॉर्मल आदमी चेक करे या फिर कोई एक्सपर्ट चेक करे, दोनों ही चीज़ें बढ़िया है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर क्या चीज़ हो सकती है? इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि जैसे अपने टेलीग्राम ग्रुप है ना, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आप अपने आंसर्स वगैरह अपलोड कर सकते हो और फिर उसके बाद जैसे अगर कोई है तो वो अगर देख लेगा, रिव्यू कर लेगा, तो वहाँ पे अपना खुद का वो कमेंट वगैरह डाल देगा। नहीं तो ऐसे टेलीग्राम ग्रुप और भी खूब सारे हैं, आंसर राइटिंग वगैरह, ऐसे कुछ ना कुछ सर्च करोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे खूब सारे आंसर राइटिंग वगैरह वाले ग्रुप्स आते हैं। उसके अंदर चक्कर ये होता है कि कई बार जैसे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है, ठीक है, तो ठीक है, क्लटरिंग नहीं होती, वहाँ पे क्लटरिंग बहुत ज़्यादा होती है, टाइम पास चल रहा होता है। टेलीग्राम ग्रुप यूपीएससी के नाम पे टाइम पास चल रहा होता है, समझ में? तो ऐसा कोई भी ग्रुप ज्वाइन नहीं करना जिस ग्रुप में पढ़ाई के नाम पर टाइम पास चले। जिस ग्रुप में पढ़ाई हो रही है वेल एंड गुड, ज्वाइन करो। कोई भी चैनल है पढ़ाई लिखाई की बातें हैं उसको ज्वाइन करो। कई बार चैनल होते हैं हर दूसरे मिनट जो है वो डाल रहे हैं लिंक इज़ क्लोजिंग इन 2 मिनट्स, ये वाला बैकअप ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो सब फालतू चीज़ें हैं, कोई मतलब नहीं है उनका, ठीक है, सब फालतू चीज़ें। अगर कोई ऐसा चैनल है नॉन स्टॉप यही चीज़ निकाले जा रहा, उसको उसी समय लीव कर दो। ऐसा कोई कंटेंट वो आपको सप्लाई नहीं कर रहा है, वही कंटेंट आपको गूगल पर भी मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा कोई खास कंटेंट वो आपको सप्लाई नहीं कर रहा है जिसके लिए आप मरे जा रहे हो, समझ में आया, ठीक है। तो अगर कोई नॉन स्टॉप ऐड और ये सब चीज़ें चला रहा है उसको छोड़ दो। कोई हाँ वाकई काम का चैनल है, वाकई काम के ऐसे काफ़ी सारे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि भाई हम अकेले इकलौते भले इंसान हैं, ठीक है, हमसे बढ़िया काफ़ी सारे चैनल्स हैं, उन्होंने पूरे AI वगैरह लगा रखे हैं, ठीक है। तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। उनके अंदर अगर कोई प्रोफेशनलिज्म टाइप का मामला चल रहा है तो उसको आप ज्वाइन करो, वहाँ पे अपना आंसर्स वगैरह अपलोड कर दो, उसको चेक करवा दो। या तो ये चीज़, अगर ऐसे ये दोनों ऑप्शंस नहीं हैं अवेलेबल, समझ में आप, तो उस केस के अंदर आप तीसरी चीज़ क्या कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। या फिर मान लो कि भाई आपका मन है खुद चेक करने का, तो आप खुद चेक कर सकते हो। खुद चेक लेकिन देन एंड देयर नहीं करना है कि आंसर लिखा और इसको चेक कर लेते हैं मज़ा आ गया, ठीक है, उस दिन नहीं करना। कोशिश करो कि 2 से 3 दिन बाद उसको चेक करो, 2 to 3 days आफ्टर राइटिंग इट, समझ में आया, 2 से 3 दिन बाद उसको चेक करो, ठीक है। तो ये चेकिंग भी हो गई, ठीक है, कब लिखना है वो हो गया, क्या लिखना है वो हो गया, किस पे लिखना है वो हो गया, है ना, कितने लिखने हैं वो हो गए, ठीक है, बेसिक वगैरह क्लियर होना चाहिए। अब आंसर राइटिंग के अंदर क्या लिखना है कैसे है, तो वो तो देखो 3-4 फॉर्मेट होते हैं, है ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप का है। जैसे अगर 10 mm का क्वेश्चन है तो 10 mm का क्वेश्चन कितने वर्ड्स का होता है? 10 mm का क्वेश्चन 150 वर्ड्स का होता है, जिसके अंदर वो आपको 2 पेज देते हैं, पहले से प्री सेट होते हैं, 14-14 सेंटीमीटर के 2 पेज देते हैं, ठीक है, ऊपर और नीचे लाइनें होती हैं, बीच में 14 सेंटीमीटर होता है, इसके 2 पेज देते हैं। अब ये जो 2 पेज देते हैं 10 mm में, है ना, तो ये जो 2 पेज देते हैं, इन 2 पेज के अंदर आपको लिखना है, अपना पूरा आंसर वगैरह बनाना है। कोशिश करो कि एकदम प्रिसाइज हो, ठीक है, टू द पॉइंट बात हो, फालतू की बातें ना हो, फालतू की इंग्लिशबाजी ना हो। जैसे ये मेरी आदत भी ख़राब है, ठीक है, आई एम एग्रीइंग टू माई जो भी, ठीक है, एकदम सामने से मैं एग्री कर रहा हूँ उसको कि ये मेरी आदत कहीं ना कहीं वो अंदर से वो ज़्यादा जो है वो स्कॉलरली टाइप बातें आने लग जाए कि दिस इज़ दैट, दिस, उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप उनको शॉर्ट में लिख सकते हो, समझ में आया, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखो। तो पॉइंट टू पॉइंट काम से काम की चीज़ लिखो। उसके अलावा जो है राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने लायक होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम आप बहुत ज़्यादा पिकासो बन जाओ, ठीक है, और लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप एकदम ही जो है वो डॉक्टरों का क्या प्रिस्क्रिप्शन होता है उस टाइप में आप लिखो,
ठीक है। तो राइटिंग बीच में होनी चाहिए इन दोनों के, ठीक है, और लेजिबल होनी चाहिए, पढ़ने में आराम से आ जाए वो होनी चाहिए। अंडरलाइन साथ में ही करते चलो, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स वगैरह उनको साथ में लिखते लिखते ही साथ में अंडरलाइन करते चलो। ये मत सोचना कि भाई एक बार लिख लेता हूँ फिर बाद में वापस इसको अंडरलाइन करना होगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली चीज़ क्या कर सकते हो कि भाई वहाँ पे अगर कोई डायग्राम वगैरह बनाना तो प्रैक्टिस करो। नोट्स वगैरह जब आप बना रहे हो तो कुछ कुछ अलग डायग्राम्स वगैरह बनाने की प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे बन जाएंगे, समझ में आया। कुछ भी तरीके के 10-20 तरीके के हज़ारों डायग्राम बन जाएंगे, ठीक है। और जिन आपके खुद के डायग्राम हो गए, आप बुक से या फिर किसी और चीज़ की कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कभी भी वो इतने नेचुरल नहीं बनेंगे। और प्लस बात ये भी है कि वो जो बुक की आप कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो उसके आपके जैसे 10,000 लोग भी और कॉपी करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, लेकिन जो आप बनाओगे वो तो आपके माइंड के हैं। हो सकता है कि भाई किसी और पर्सन के अंदर भी वैसे ही माइंड का वैसे ही डायग्राम आए, कोइंसिडेंस हो सकता है, समझ में आया। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे बैठा हुआ हो, ठीक है। तो वो चीज़ प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो है इंटेंसिटी कम होगी कंपैरेटिवली, समझ में आया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम होगी, इंटेंसिटी नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी कम होगी ऐसा चीज़ होने की, ठीक है। तो 10 mm 150 वर्ड्स के अंदर आपको ये लिखना है, प्लेन पेज आएगा, ठीक है। और जो है हेडिंग्स वगैरह के अंदर बांट लेना है। 3 पार्ट के अंदर यूजुअली जो है अपन आंसर को बांटते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कितने सारे ऐसे भी आंसर होते हैं जिसके अंदर 3 पार्ट बनते ही नहीं है, या फिर 3-4 क्या 5-6 पार्ट बन जाते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंट्रो, यहाँ पर आ गया इंट्रो, ठीक है। दूसरा होता है बॉडी, ठीक है, इधर तक भी बॉडी खिंच जाता है, ठीक है। और लास्ट होता है कंक्लूजन या फिर वे फॉरवर्ड, है ना। तो वे फॉरवर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, चलो, ठीक है, वे फॉरवर्ड, ये भी बॉडी आ गया, ठीक है। ये सारे पार्ट्स होते हैं आंसर के यूजुअली, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आंसर बहुत ज़्यादा मल्टीफेसेटेड, लंबा चौड़ा बड़ा सा आंसर है, ठीक है, उसके अंदर एक ही चीज़ निकालनी है। कई बार ऐसा होता है एक लाइन का आंसर है लेकिन उसके अंदर ही 2-3 अलग अलग आस्पेक्ट्स दे रखे हैं, उन सबको उठाना है। तो उस केस के अंदर ऐसा नहीं कि हर एक आस्पेक्ट का आप अलग अलग इंट्रो लिखते चलो, एक इंट्रो लिखो कॉमन, ठीक है, जो भी लिंकिंग इंट्रो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है बॉडी लिखो, बॉडी के अंदर बेसिक जो है उनको अलग अलग पार्ट के अंदर आप डिवाइड कर दो। प्लस एक बात इंपॉर्टेंट और ये भी है कि ये जो इंट्रो हो, कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लो कि भाई प्रेसिपिटेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया, है ना, ठीक है, प्रेसिपिटेशन पे कोई क्वेश्चन आया, तो अब वो उसके अंदर एकदम मतलब, अब कई बार इंट्रो के अंदर यूजुअली क्या लिखी जाती है, डेफिनेशंस लिखी जाती है ना। कोई भी टेक्निकल सी चीज़ है उसके आप डेफिनेशन लिख दो तो बहुत ज़्यादा बेसिक इंट्रो हो जाता है कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं आया तो ये वाली डेफिनेशन तो लिख ही सकते हैं इसकी, समझ में आया। तो ये एकदम बेसिक चीज़ हो जाती है। अब अगर आपको ये नहीं आता, या फिर इसको छोड़ो ना, ये तो डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। मान लो एक प्रेसिपिटेशन की चीज़ है, एक क्वेश्चन आया प्रेसिपिटेशन के ऊपर, आप वहाँ पे ये बता रहे हो कि भाई प्रेसिपिटेशन क्या चीज़ होती है, या प्रेसिपिटेशन तो चलो फिर भी थोड़ा टेक्निकल हो गया। अब मैं कैसे, जैसे एम्प्लॉयमेंट, कोई भी क्वेश्चन आया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, अब बच्चे को पता है एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है, वो सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है जिसको एम्प्लॉयमेंट का मतलब नहीं पता, जो आप वहाँ पे जो है एक्सप्लेन उसकी डेफिनेशन, एम्प्लॉयमेंट इज एम्प्लॉइंग समबडी, अरे क्या एम्प्लॉयमेंट इज एम्प्लॉइंग समबडी, ठीक है। तो कोई मतलब थोड़ा वजन भी होना चाहिए इंट्रो के अंदर, और ध्यान रखना थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा होना चाहिए इंट्रो और कंक्लूजन में, दोनों में ही सबसे ज़्यादा वजन इन दोनों ही चीज़ों में होना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। बॉडी के अंदर थोड़ा 19-20 चल जाएगा, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन शानदार होने चाहिए, समझ में आया। प्लस बात ये भी है कि आप इंट्रो और कंक्लूजन ऑलरेडी रेडी हैंड भी तैयार कर सकते हो, कम से कम 4-5 इंट्रो कंक्लूजन आपके तैयार हो सकते हैं अगर प्रैक्टिस हो तो। वो एक दिन में नहीं आएगा, आप सोचो ये मैं लिख लेता हूँ और फिर जो है उसको कर दूंगा, ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो और क्या आपके लिए बेस्ट है, तो जैसे 4-5 इंट्रो 4-5 कंक्लूजन आप लोग तैयार कर सकते हो अलग अलग आंसर के लिए, ठीक है। अगर इस टाइप का एनालिटिकल अगर कोई आंसर आया, अगर कोई फैक्चुअल आंसर आया, क्वेश्चन आया, ठीक है, अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आया, इस टाइप का जिस भी टाइप का क्वेश्चन आया, तो उसके लिए मेरे पास ये 4-5 है। और अगर इनके अलावा भी कोई आता है, क्योंकि आएंगे ही भाई, ठीक है, अगर इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन आता है तो ठीक है, मैं हैंडल कर लूँगा, समझ में आया, ठीक है, कुछ ना कुछ लगा के मैं किसी तरीके से हैंडल कर लूँगा, पैनिक नहीं करूँगा। लार्जली जो मेजॉरिटी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके सबके इंट्रोज वगैरह सब मेरे पास प्रॉपर तैयार है, कोई लोड ही नहीं है, समझ में आया, ठीक है। इंट्रो कंक्लूजन वगैरह वे फॉरवर्ड वगैरह तैयार है। उसके अलावा जब स्टडी करो, जब पढ़ रहे हो, है ना, तो जब पढ़ रहे हो तब भी इस पर्सपेक्टिव से पढ़ो कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, किस लिए काम आएगा। जैसे मैं अक्सर सीए के अंदर भी ये चीज़ बोलता हूँ, उसके अलावा जो है अपन ये पढ़ते हैं इसके अंदर भी बोलता हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका क्या पर्पज़ है। क्वेश्चंस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको समझाएंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं,
समझ में आया, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कई बार अपन को ऐसा लगता है यार कॉइन्स है, कॉइन्स में तो क्या पूछेंगे, कॉइन्स सिक्के बहुत होते हैं, समझ में आया, तो बहुत सिक्के हैं, ठीक है। तो ऐसे अक्सर काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ाते भी नहीं हैं। कॉइन्स के ऊपर मल्टीपल बार प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमिस्मैटिक्स ये वो भर भर के क्वेश्चंस आए, समझ में आया, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ हो गई। फिर अपन कई बार सोचते हैं सुंगा, है ना, और मौर्यास और वेद, है ना, किस पे क्वेश्चन आने चाहिए, तीनों में से, है ना। और एक मान लो आप भाई कोई कुषाण वगैरह ले लो, ठीक है, कुषाण ले लो, ठीक है, किस पे क्वेश्चन आने चाहिए इन चारों में से। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मौर्य पर आने चाहिए, उसके बाद फिर वेद पर आने चाहिए, है ना, सेकंड नंबर वेद पर आने चाहिए, थर्ड नंबर जो है कुषाण पर आने चाहिए, फोर्थ सुंगा पर आने चाहिए। आते कैसे क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड 0 0 समझ में आया, ठीक है। वेद के ऊपर तो चलो फिर भी मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन है। ये कुषाण किंग को कहीं गलती से 1-2 जगह मेंशन कर रखा है ऑप्शंस के अंदर, भाई कोई क्वेश्चन नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन सुंगास के ऊपर है, भर भर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, फिर मौर्यास के ऊपर है, समझ में आया। और ये क्वेश्चन भी अपन सोचते हैं, ऐसे रटते रहते हैं कि भाई ठीक है ये वाला राजा आया, फिर उसके बाद ये वाला राजा आया, फिर ये वाला राजा आया, इस वाले राजा की ये बीवियाँ थी, इस वाले राजा का ये मंत्री था, ये था वो था, और किताबों में लिखा भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा यूपीएससी ने। प्राइमरीली जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से हैवी होते हैं, आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट्स रिलेटेड होते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, किस चीज़ के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मतलब उस टॉपिक में से क्या चीज़ निकालनी है, ठीक है। प्लस उसके अलावा ये भी चीज़ होनी चाहिए कि जैसे अगर कोई भी टॉपिक है वो अगर मेंस हैवी टॉपिक है या मेंस का टॉपिक है पर से, जैसे कि मान लो सोसाइटी, ठीक है, या एथिक्स या फिर गवर्नेंस, ठीक है, तो ये सारे के सिक्योरिटी, ये सारे के सारे मेंस के टॉपिक्स हैं। जो ये मेंस के टॉपिक्स हैं, इन मेंस के टॉपिक्स के अंदर आपको जो है पूरा का पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए। अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो अपन उसको हैंडल कर सकते हैं। किसी भी टाइप का क्वेश्चन का मतलब कि भाई जैसे अगर मान लो कि अगर एनालिसिस पूछा एक स्कीम का, तो एनालिसिस आपके पास होना चाहिए, बैकग्राउंड छोटा सा एक बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना, उसकी परफॉर्मेंस आपके पास होनी चाहिए, उसके अंदर और क्या आप चीज़ें कर सकते हो, समझ में आया, वो वे फॉरवर्ड होना चाहिए, उसका जो है प्रोज एंड कॉन्स वगैरह, वो एनालिसिस वैसे उसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है, बट ठीक है प्रोज और कॉन्स अगर चाहो तो अलग से लिख दो, तो प्रोज एंड कॉन्स वगैरह ये वाली चीज़ होगी, ठीक है, ये अवेलेबल होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, समझ में आया, ठीक है। लार्जली यही है बेसिक्स आंसर राइटिंग के, है ना। इनके अलावा और कोई पॉइंट हो तो आप मुझे बताना कि भाई ये वाला क्वेश्चन इसको इसके बारे में क्या करें, उसके बारे में तो मैं बता दूंगा कि भाई इसके उसके बारे में क्या किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। लार्जली मेरे ख्याल से यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ 150 और ये 10 mm तो मैंने आपको बता दिया। क्या सिर्फ सारे के सारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो 150 वर्ड्स 10 mm के ही आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, 15 mm के भी आते हैं, है ना, ये आते हैं 250 वर्ड्स के, 20 mm के भी आते हैं। 20 mm के अंदर मैं श्योर नहीं हूँ अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हाँ आ रहे हैं बिल्कुल आ रहे हैं। 20 mm के भी आते हैं, ठीक है, ये आते हैं 300 वर्ड्स के, 300 के ही आते हैं शायद, ठीक है। फिर उसके बाद एक आते हैं अपने 150 mm के, है ना, 125 mm के, 125 mm के, ये आते हैं 1200 से लेकर के 1500 वर्ड्स के, ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते, 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले जो 2 हैं ये जीएस के हैं, ये जीएस के हैं, समझ में आया। तो 10 mm के और 15 mm के पहले 12.5 के भी आते थे, पहले के अगर आप देखोगे तो उसमें 12.5 के भी हैं, उससे पहले के देखोगे तो सारे 10-10 mm के ही हैं, ठीक है। तो 12.5 mm के अब नहीं आते, तो उनको अभी अपन यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। 10 mm के आएंगे 150 वर्ड्स के, 15 mm के आएंगे 250 वर्ड्स के, 20 mm के ऑप्शनल में आते हैं, 10 और 15 mm के भी आते हैं, 20 mm के भी आते हैं, ये ऑप्शनल में आते हैं। यहाँ पे 300 या फिर 350 वर्ड लिमिट है, एक बार चेक करना, ठीक है, 300 या 350 वर्ड लिमिट है, ये थोड़ा बड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक 125 mm जो ऐसे का एक क्वेश्चन आता है, मतलब 2 क्वेश्चन आते हैं ऐसे के, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आएंगे 125 250 mm, ठीक है, 1200 से 1500 वर्ड्स के बीच में इसको लिखना होता है, समझना है, ठीक है। यही है और क्या है, यही है ना, यही सारी चीज़ें। इसके अलावा और कुछ आएगा तो अभी मैं बीच में आगे और बता दूंगा, ठीक है। जो कोई भी ये खाली स्ट्रैटेजी देखना आया था तो खाली स्ट्रैटेजी देख के जाना मत,
वो जो है वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगे डिसलाइक करें। अभी वीडियो और बाकी है ना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक डिसलाइक जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है शेयर करें दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं करा है चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। पुरानी कुछ बाकी की भी जो पूरी एंशिएंट हिस्ट्री की, जैसे मेरी सीरीज़ चल रही है, ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही, तो वो सारी सीरीज़ चल रही है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। और बढ़िया यार, ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप वगैरह को भी ज्वाइन करो, है ना। ये रहा टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे अगर आपको कुछ कमेंट सेक्शन वगैरह के अंदर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो गया ना, क्वेरीज हैं, यहाँ पर लिखो, वहाँ पर लिखो, जहाँ मन करे लिखो, लिखो बस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब आंसर राइटिंग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो भाई क्या है। एक्सप्लेन हाउ एस्पेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड वर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, लिखते हैं यार, कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हाँ याद रखना, स्टॉप वॉच वगैरह लगा लेना, है ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप वॉच और भूल गया था, स्टॉप वॉच भी लगा के रखना, जब भी आंसर राइटिंग करो स्टॉप वॉच लगा करो। चलो, तो लेटर वैदिक पीरियड ये कीवर्ड है ना। इकोनॉमी है लेटर वैदिक पीरियड की, ये सब्स्टिट्यूट वर्ड्स हैं। और पॉलिटी है, पॉलिटी है ना, कल्चर है, ज्योग्राफी है, ठीक है ना। कल्चर है ना, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ये तीन अपने जो है कीवर्ड हो गए, ज्योग्राफी एक चीज़ होगी, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार लेटर वैदिक पीरियड के बारे में इंट्रो से अगर शुरू करें तो लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बता देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखो, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड या फिर LVP इज हिस्टोरिकल टाइम स्केल set just after Rigvedic period and is marked by three later Vedas या वेद्स। फिर यही एरो डाल के सिंपल डाल दो, साम, यजुर एंड अथर्व, फुल स्टॉप, ठीक है। अथर्व, ठीक है, ये इतना ही बहुत होगा। फिर इसके बाद अगली चीज़ डालो, ठीक है। इंट्रो हो गया। इंट्रो के बाद में यहाँ पे जो है इंट्रो वाला पार्ट हो गया। अब ज्योग्राफी और इकोनॉमी इसके ऊपर डालो। तो इकोनॉमी, ठीक है, इतना लिख दो, इनफ है, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट लिखो। तो इकोनॉमी की अगर अपन बात करें तो जो है एग्रीकल्चर डोमिनेटेड विथ सबसिस्टेंस एज ओनली ऑप्शन, है ना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद यहाँ से लिख रहे हैं ना, जहाँ पे जगह मिले वहीं पे लिख लेंगे, यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट्स सच एज पॉटरी, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर was present, ठीक है। उसके बाद लिखो अपने यहाँ पे, बस अभी इनको लिंक करेंगे तो यहाँ पे होल्ड कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ज्योग्राफी, ये हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर लिखो एरिया वाज एक्सपैंडिंग with northern Indian plains as nucleus, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, एक्सपैंडिंग वगैरह ये सारा पॉइंट हो गया, है ना, ठीक है। ज्योग्राफी, ठीक है। न्यू iron tools being used
देखो एकदम रफ इंग्लिश लिख रहा हूँ, कुछ भी वर ये वो कुछ भी ज़्यादा उसके अंदर नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना वो भी नहीं है, ना टाइम है ना वो लिमिट है, वर्ड लिमिट है, ठीक है, ना स्पेस वगैरह कुछ भी नहीं है। न्यू आयरन टूल्स बीइंग यूज्ड फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। ठीक है, एक और पॉइंट लिख दो इसके अंदर, ठीक है। और क्या पॉइंट लिखोगे बताओ। ज्योग्राफी के अंदर ये हो गया है ना, ठीक है, ठीक है। मॉनसून वॉज मेजर boon and majority population was dependent on same। ठीक है, अब ज्योग्राफी और इकोनॉमी को जो है यहाँ पे लास्ट में अपन जो है लिंक कर देते हैं, ठीक है। एंड इकोनॉमी ऑफ LVP। तो एज forests were getting cleared, agriculture was flourishing, due to enemies from all sides, demand for iron and allied industries gained momentum। ठीक है, इसके अलावा और क्या पॉइंट लिखो। ठीक है, अब ये राइटिंग बहुत ज़्यादा ऐसे आ रही क्योंकि यहाँ तो ठीक है इसके ऊपर लिख रहा हूँ, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा आदत नहीं है और मेरी राइटिंग वैसे ही बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं है। ठीक है, तो ड्यू टू एनिमीज फ्रॉम ऑल साइड्स वगैरह ये सारी चीज़ हो गई। डिमांड फॉर आयरन एंड एलाइड इंडस्ट्रीज गेन मोमेंटम वगैरह ये एक चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपन ने यहाँ पे ये लिख दिया है ना। इसके अंदर और कौन सा पॉइंट पकड़ा था बताओ? एरियाज़ वगैरह वाला पकड़ा था, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह वाला पकड़ा, नदन ब्लैक पॉलिश वेयर लिख दिया था इसमें। ठीक है, ये ब्लैक पॉलिश वेयर वगैरह भी हो गया था, एग्रीकल्चर वगैरह भी हो गया था, लार्जली ये सारी चीज़ें अपनी हो गई थी। लेकिन अभी भी वर्ड लिमिट वगैरह तो बाकी है, तो इस वर्ड लिमिट वगैरह को भरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे भाई जो अपना, हाँ ठीक है, लैंड एज कमोडिटी was starting to replace dominance of cattle as currency, as more land was now available। ठीक है, इसके बाद में फाइनल जो है आप यहाँ पे कंक्लूजन वगैरह लिख दो। कंक्लूजन, ज्योग्राफी एट लास्ट ऑलवेज फॉर्म्स द बाउंड्रीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत है, छोटा सा इतना सा लिखा। कितना टाइम लगा देखो, 8 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। इस 8 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स के अंदर पूरा आंसर लिख लिया है, पूरा का पूरा आंसर साथ में रिसाइट भी कर लिया है, और उसके साथ में जो है ये यहाँ पे क्या नहीं करा है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। अंडरलाइन नहीं करा है, ठीक है, राइटिंग खराब है, अंडरलाइन नहीं करा है ना, ठीक है।
और बहुत ज़्यादा जनरलिस्टिक आंसर है, बहुत ज़्यादा कोई ख़ास आंसर नहीं है, मतलब ठीक है। और वर्ड्स वगैरह इंग्लिश, जो कि मेरी अक्सर प्रॉब्लम रहती है, तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स लिख देता हूँ, इनको छोटा किया जा सकता है। फिर जब ये क्या, अब ये इसके अंदर तो फिर भी ठीक लग रहे हैं, कोई बात नहीं। जब आप इनको पेपर पे उतारोगे ना, तो पेपर पे क्या इशू आता है, पेपर पे ये ऐसा लगता है कि सब कुछ ऐसे जो है मतलब घास काट रखी है और जो है बहुत ज़्यादा भर दिया, इतने की ज़रूरत नहीं थी। कॉलेज के एग्ज़ाम्स नहीं है, ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन बोल चुके हैं, अलग अलग मल्टीपल चेयरमैन बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आकर बोल चुके हैं कि ये कॉलेज के एग्ज़ाम्स नहीं है जिसके अंदर आप शीटें भरने जा रहे हो, ठीक है। तो शीटें नहीं भरनी है, ठीक है। काम की चीज़ लिखनी है, उसको अंडरलाइन वगैरह करना है, प्रेजेंटेशन वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन वगैरह कोई खास यहाँ पे था नहीं। पॉइंट्स जो है, पॉइंट्स भी ठीक है, हल्के हैं, नॉर्मल आंसर है, मैंने लिखा और उसके बाद में बता रहा हूँ नॉर्मल आंसर, कोई बहुत ज़्यादा कोई खास आंसर नहीं है, ठीक है। और वैसे इतना इनफ है, मतलब मैं अगर आपको बताऊँ तो नॉर्मल आंसर इनफ है। जितने बंदे टॉप करते हैं, जितने भी टॉपर हैं, जिसके AIR 1 आ रहे हैं, मैं AIR 1 की बात कर रहा हूँ, बाकी सबके उससे कम ही आएंगे, ठीक है। तो जिसके भी AIR 1 आते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 53% आज तक किसी के भी, मतलब पिछले 13-14 साल में तो आज तक किसी के भी 53% से ज़्यादा नहीं मिले। बाकी 51% में बंदे टॉप कर लेते हैं, 52% में बंदे यूजुअली टॉप कर लेते हैं, AIR 1 ले आते हैं। टॉप करना छोड़ो, AIR 1 ले आते हैं। तो अगर वो AIR 1 ला रहे हैं, 50% अगर उनके बन रहे हैं, तो अगर वो 10 mm के क्वेश्चन में से कितने बना लेते होंगे, 10 mm के क्वेश्चन में से उनके 5 नंबर आ जाते होंगे मैक्सिमम, और वो 5 नंबर यही लिख कर आते हैं। यही बेसिक चीज़ अगर आपने लिख दी तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि बात उस 5 नंबर की नहीं है, बात अगर आप सोचोगे ना कि यार मैं तो इसमें 8 नंबर लाने जाऊंगा, 9 नंबर लाने जाऊंगा, तो 8 नंबर 9 नंबर भी मिलते ही हैं, बट ऑब्वियस मिलते हैं, है ना, ठीक है, क्वेश्चंस में मिलते हैं। लेकिन फिर उसके साथ में जो दूसरा आंसर होता है उनमें 0 मिलते हैं। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, कितनों में 0 मिल रहे हैं और कितनों में 8-9 मिल रहे हैं, है ना। और वहीं अगर सब में 5-5, 6-6, 5-5, 6-6, 7-7 मिलेंगे ना, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। किसी में 4 भी मिल गए मान लो, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ये फिर भी इन 9 नंबरों से, 3 में अगर मान लो आपके 9 नंबर आए और 4 में 0 आए, ठीक है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, समझ में आए, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना, इसलिए नॉर्मल आंसर लिखो, फटाफट लिखो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये 8.22 लेट है, समझ में आया। तो एक भी इसके अंदर अगर एक ये भी चीज़ करो तो ये लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है। भली मैंने बोलते हुए लिखा हो या सोते हुए लिखा हो या गाते हुए लिखा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आंसर लेट है तो लेट है, ख़त्म हो गई बात। देयर आर नो एक्सक्यूजेस, सिंपल सी बात है, समझ में आया, ठीक है। सेकेंड चीज़ है पुट लाइट ऑन कल्चरल एंड सोसाइटल आस्पेक्ट्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। आई होप ये वाला पूरा आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सोसाइटल और कल्चरल एस्पेक्ट्स पूछे हैं लेटर वैदिक पीरियड के, कहाँ लिखे हैं बताओ, यहाँ लिखते हैं। तो क्वेश्चन है सोसाइटल और कल्चरल, है ना, किसके, लेटर वैदिक पीरियड के, ठीक है। मतलब कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं। अब कीवर्ड्स और क्वेश्चन वगैरह, अगर क्वेश्चन ज़्यादा कंटेंट हैवी, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो ये भी एक चीज़ करना कि बार बार उस क्वेश्चन को जाके पढ़ो, देखो, समझ में, ठीक है। चलो, सोसाइटल कल्चरल एस्पेक्ट्स लेटर वैदिक पीरियड के। लेटर वैदिक पीरियड वापस से सेम, अगर क्वेश्चन आता भी है 2 बार एक ही चीज़ के ऊपर, तो सेम अपन इंट्रो लिखेंगे नहीं, इंट्रो अलग होना चाहिए, ठीक। कोशिश करो, मतलब थोड़ा कि भाई थोड़ा तो वेरिएशन हो, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड was a transitional period as socio-economic and cultural aspects of entire civilization were undergoing फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स सोशो इकोनॉमिक कल्चरल, ठीक है, गुड। अब इंट्रो हो गया। अब इंट्रो के बाद में आप लिखोगे भाई सोशो इकोनॉमिक लिख दो, वैसे सोसाइटल ही है, इकोनॉमिक नहीं है तो सोसाइटल ही लिख दो,
ठीक है, न्यू सोशल सिनेरियो, कुछ इसको थोड़ा ढंग से लिखो ना, तो न्यू सोशल सिनेरियो। न्यू सोशल सिनेरियो के अंदर पहला पॉइंट लिखो कि अपना ना क्या कहते हैं जो, हाँ, पोजीशन ऑफ विमेन was starting to deteriorate. उसके अलावा शूद्रास now had more social backlash. The Dwij ये सारी चीज़ें वैसे एक ही उसमें जा रही, डायरेक्शन में जा रही। द द्विज पीपल वर फाइटिंग, हाँ ये लिख दो, बढ़िया है, अमंग देमसेल्व्स फॉर ग्रेटर होल्ड ऑन पावर, है ना, ठीक है। न्यू सोशल सिनेरियो, ठीक है। न्यू सोशल सिनेरियो के बाद कल्चरल एस्पेक्ट्स की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कल्चरल एस्पेक्ट्स की अगर अपन बात करें, हाउ दिस इफेक्टेड कल्चर, ठीक है, हाउ दिस इफेक्टेड कल्चर। इसके अंदर पहली चीज लिखो तो विथ चेंज इन स्टेटस, न्यू लग्जूरियस आइटम्स वर coming in play. Second, Kshatriyas to oust the dominancy of Brahmins started looking for other alternatives. Therefore, birth of Jainism, Buddhism, etc. and their respective cultures, ठीक है। With advancement new traditions started cropping up, which were ritual heavy, ठीक है। Brahmins came up with more and more books, religious text to supplement Ved. Example, Brahmins
अरण्यक, ये ब्राह्मण्स किताब का नाम है, ठीक है, अरण्यक उपनिषद। समझ में आया? ठीक है, हो गया लार्जली। कंक्लूजन लिख दो, कंक्लूजन। Therefore, both aspects along with polity of the civilization were intertwined। ये उसी टाइप का कंक्लूजन है जो ऊपर लिखा था, इंटरट्वाइंड, इंटरट्वाइंड, ठीक है, बोथ आस्पेक्ट्स इंटरट्वाइंड, सिंपल है, ठीक है, बोथ आस्पेक्ट्स इंटरट्वाइंड। ये आंसर हो गया, समझ में आया? अब इसके अंदर कोई डाउट हो तो बताना। बाकी ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताई दिए, ठीक है, ये सारे इसके पॉइंट्स हो गए और ये आंसर राइटिंग अपनी यहाँ पर कंप्लीट हो गई, ठीक है। अगेन वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।